छोटे शेयर ऊंची छलांग, दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल। देवाशीष यादव जी का सवाल है, इनके पास 1500 शेयर हैं अपडेटर सर्विसेज के, जिसकी परचेज प्राइस 254 रुपये है, बहुत लॉस हो रहा है। अंशुल जी सजेस्ट करिए क्या करें। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। अपडेटर अपडेटर सर्विसेज। अपडेटर, अच्छा अपडेटर, मैं सुना अपडेट दीजिए, मतलब अपडेट किस नहीं में देना। नहीं, सर अरे नहीं इसका नहीं। जी। आईपीओ बेस बना था 375 रुपए पे, ब्रेकआउट कैंडल बढ़िया थी 28 अक्टूबर को, बट अगले 5-6 हफ्ते एकदम स्लगिश मूवमेंट था और वापस अपने वजन से गिरना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही 348 टूटा, इसमें लॉन्ग लिक्विडेशन में 245 आना था, जो आईपीओ लो था समवेयर अराउंड 236 245, उस लेवल पे 8 हफ्ते कंसोलिडेट करके फिर गिरा है। तो वर्टिकल डाउन मूव हो चुकी है। अब 10 वीक मूविंग एवरेज 203 पे छूटा है, 20 वीक मूविंग एवरेज 227 पे, और 50 वीक मूविंग एवरेज 266 पे, जहां स्ट्रक्चर का भी रेजिस्टेंस है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लग रहा है कि ओवरसोल्ड है। बाउंस बैक 10 वीक मूविंग एवरेज 204 205 तक आ सकता है, बट मूविंग एवरेज भी डाउनवर्ड रिवाइज हो रहा है। तो 2-3 हफ्ते बाद आया तो मूविंग एवरेज भी सरक के शायद 199 आ जाएगा। तो बाई तो नहीं, मतलब सेल तो नहीं बन रहा है, बट बाउंस बैक में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर मिलता है बाउंस बैक तो जहां भी 10 या 20 रिजेक्ट हो वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अनूप जी, वीएसटी इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं। सर 280 रुपये पर शेयर पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है, 1 से 1.5 साल का विजन है, क्या इसको होल्ड कर सकते हैं? जीई शिपिंग, नहीं नहीं नहीं, वीएसटी वीएसटी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री, वीएसटी इंडस्ट्री, वीएसटी इंडस्ट्री, वीएसटी इंडस्ट्री फिलहाल तो होल्ड कीजिए सर। बहुत लंबा समय तो नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 234 का मेजर स्विंग लो और सपोर्ट था, और उसके ऊपर एक स्विंग लो 244.99 का था। तो 245, 234.40 इस सपोर्ट जोन में आके वीकली पे हल्का सा हैमर बन रहा है। डेली पे तो क्लियर हैमर बना था, वीकली पे हल्का सा अभी कंफर्म नहीं हुआ है। बट 10 वीक मूविंग एवरेज 255 के ऊपर अगर इस वीक में क्लोजिंग मिलती है तो एक बाउंस बैक 276 50 वीक मूविंग एवरेज तक बन सकती है। तो फिलहाल डाउनसाइड बहुत ज्यादा गहरा चुकी है, यहाँ से बाउंस बैक बनना चाहिए। ठीक है। सेजल राउत जी का सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा। सर 164 शेयर हैं, 237 रुपये के भाव के, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं, क्या और ऐड कर सकते हैं? प्रॉफिट तो है लेकिन और ऐड करना चाहते हैं। सर मैं एनी डे प्राइवेट सेक्टर बैंक ट्रेड करना चाहूंगा। हालांकि 281-85 का प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जिसका ब्रेकआउट लिया है, और 1 2 3 4 5 छठवां हफ्ता है कि बार बार उसी पे इसको आप 1 मंथ, या हाँ 1 मंथ कर दीजिए, तो आपको दिखेगा कि 6 हफ्ते से बार बार नीचे 281 आता है, हल्का सा ऊपर जाता है, 281 आता है, फिर लोअर हाई बना रहा है। तो अगर लेना ही है तो 270 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, और होल्ड कर सकते हैं या फ्रेश बाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है। अगर आपको बैंकिंग में ही ट्रेड करना है, स्टिक टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। इंडसइंड बैंक जब 892 निकल जाए, बढ़िया से इस पे लॉन्ग प्ले कीजिए, कम से कम 15% की अपसाइड तो मिलेगी। 50 वीक मूविंग एवरेज पे 1 2 3 4 5 हफ्ते से अटका है, तो जिस दिन 50 वीक मूविंग एवरेज 876 और स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस 892-80 निकला, इस स्टॉक में सीधा सीधा 1088 तक की अपमूव आराम से बन जाएगी। दूसरा स्टॉक जो डेवलप हो रहा है, एक्सिस बैंक 1285 के पास ठीक ठाक होल्ड कर रहा है। जैसे ही 1300 निकला, वीकली पे 3 टाइट क्लोजेस हैं, और करंट वीक मिला के मान लीजिए चौथी टाइट क्लोज हो जाएगी, और करंट वीक ऑलमोस्ट इनसाइड बार है। तो अपने फैग एंड पे है, बस 1-2 हफ्ते और लगा के 10 वीक मूविंग एवरेज जैसे ही कैचअप हुआ एक्सिस बैंक में 1500 की राह पकड़ लेगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक एनी डे बहुत स्ट्रांग है। अगला सवाल हमें मिला है नैन्सी जी का। ये पहले तो गुड मॉर्निंग नैन्सी जी। सोम डिस्टिलरीज ये बोल रही हैं, क्या लो स्वीप करके चल पड़ा है, ये वेट करें? अंशुल भाई, ये सोम डिस्टिलरीज चल गया है? मुझे तो ये बिल्कुल नहीं सर, फ्लैट लो दिख रहा है। स्वीप जरूर हो रहा है, मैं ये मान रहा हूं। प्राइमा फेसी लो स्वीप हो रहा है। कंफर्मेशन 108-70 या आइडियली 116 के ऊपर बनेगा वीकली पे। अभी तक तो हैमर कैंडल है। अगर क्लोजिंग 108 109 की जोन में आती है तो ये कंफर्म भी हो जाएगा हैमर। तब एक बाउंस बैक, शार्प बाउंस बैक 120 तक मिल सकता है, जो 10 वीक मूविंग एवरेज तक है, तो जिसको हम कहते हैं फॉलिंग नाइफ या मीन रिवर्सल ट्रेड। वो इसमें अगर हैमर बनता है तो नेक्स्ट वीक में हैमर हाई के ऊपर बनेगा। तो प्रीएम्प्टेड नहीं करना है पैटर्न को।
हैमर बनने दीजिए। नेक्स्ट वीक अगर करंट वीक का हाई हैमर हाई क्रॉस होता है तो एक छोटा सा ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस हैमर का लो 102.70 लगाइएगा और टारगेट 10 वीक मूविंग एवरेज 120 रुपए का लगाइएगा। 120 अगर स्लाइस थ्रू किया तो 20 वीक मूविंग एवरेज 127 तक मिलेगा। बट हाँ, अगर हैमर बनता है तो फिर मैं मानूंगा कि ऑलमोस्ट हम लो के पास हैं। इसके बाद एक बेस बनाएगा, मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होके जब एक दूसरे के ऊपर आएंगे तब मैं स्टॉक को प्ले करना चालू करूंगा, क्योंकि ओवरऑल मेरे को लगता है कि ये स्टॉक 250 रुपए तक जाना चाहिए। ठीक है साहब। एचडीएफसी बैंक और अदानी पोर्ट में भी कोई ब्रेकआउट दिख रहा है क्या सर? किसी को ऐड किया जा सकता है? एचडीएफसी बैंक नहीं, 1016 के ऊपर जब ब्रेकआउट बनेगा तब बाय कीजिएगा, या 946 के अराउंड बॉटम फिशिंग कीजिएगा। अभी तो दोनों में नहीं बन रहा। अदानी पोर्ट में हाँ 1500 के ऊपर ब्रेकआउट तो ऑलरेडी बन चुका है सर। ये 12 नवंबर को 1485 के ऊपर क्लोज हुआ था तो ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। 1500 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बार बार इसको अटका रहा है। किसी भी दिन झटके में एकदम से मारेगा तो 1606 का ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लेगा और उसके ऊपर टिका तो फिर बढ़िया मूव ट्रिगर कर देगा। टाइमिंग कर रहे हैं एकदम जस्ट बिफोर मोमेंटम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो अदानी आपकी बहुत हेल्प नहीं करेगा। पेशेंस ट्रेडर जो लेके बैठे हैं आराम से कि ऊपर नीचे तुमको जो नाटक करना है कर लो, मैं आराम से शांति से बैठा हूं कुर्सी पे, जब सही डायरेक्शन में नाचने लगोगे तो मैं ट्रेड करने लगूंगा, उस टाइप के ट्रेडर आराम से 2000 रुपए तक इसमें अपसाइड बना सकते हैं। ठीक है। डिफेंस सेक्टर में वेट करें या बाय शुरू कर सकते हैं? बिमल सिंह रावल जी पूछ रहे हैं, कोई है काउंटर डिफेंस में? एच ए एल 5065 से हम 4360 डिस्कस कर रहे हैं जिसके नीचे क्लोज हुआ है। मे बी वीकली पे एक छोटा सा हाफ हार्टेड हैमर है, तो पुल बैक अगर आती है 4588 तक तो मैं रूल आउट नहीं करूंगा, बट इवेंचुअली 3820 आते हुए दिख रहा है। बीडीएल में बॉक्स का ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन आ रहा है। अगर ये फेलियर आता है 1430 के ऊपर तो एक बाउंस बैक 1550 आएगी, बट 1430 के नीचे टिका तो 1150 पे एक हल्का छोटा सा रेजिस्टेंस है और 906 रुपए का टारगेट है। बीईएल पूरे बेस में ना इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था, मतलब 318 के ब्रेकआउट पे था, बट ये जो 420 के आसपास बेस बना है, ना बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है ना ब्रेकआउट पे था, ये बार बार मैंने बताया था। 405 का स्टॉप लॉस भी टूटा है तो उसका लिक्विडेशन आ रहा है जो 361 तक जा सकता है, और 361 नहीं बचा तो फिर 318 जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था वो रिटेस्ट बीईएल कर सकता है। इसके अलावा और डिफेंस में शायद पारादीप है, पारादीप नहीं कौन सा था, पारस पारादीप डिफेंस। तो पारस है। पारादीप तो पारस उसमें डिफेंस था, केमिकल में। पारस डिफेंस 608 524 का टारगेट दिख रहा है। और डिफेंस का कोई नाम अगर आप बताएं तो मैं देख लूंगा। कोचिन शिपयार्ड हो गया, गार्डन रीच हो गया, और कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड साइडवेज है। 1717 का सपोर्ट टूटा है, 1588 होल्ड हो रहा है। जिस दिन 1588 के नीचे टिका 1203। जीआरएससी वही 2873 का लेवल जो हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर डिसाइसिवली टिकता है तो तेजी बनेगी, वहीं से रिजेक्ट हुआ तो ट्रेंड वाला हाल होगा। रिजेक्ट होकर स्विंग लो 2300 आ गया है, 2300 के नीचे जैसे ही टिका 2095 1924 पे गैप है उसको फिल करेगा और उसके बाद ये चल देगा 1180 की तरफ। तो मौके मिल रहे हैं, मे बी बजट के आसपास थोड़ी सी एक रैली बन सकती है, बट उस रैली को निकलने में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा भले में रहेंगे, नहीं तो 4-6 महीने बाद यहाँ से 20% डाउनसाइड आराम से दिख सकती है इसमें। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर गेल पर। सर एलएसजी का सवाल है, ये लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहते हैं, एक साल कम से कम 6 महीने से 1 साल गेल में 1 ईयर टारगेट। सर एसएमसी ग्लोबल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 79 पे बाय दिया था, 81.45 पे हम रिस्क फ्री हो चुके हैं। जितना स्टॉप लॉस लिया था उतना पैसा मिला है तो हम रिस्क फ्री हो लिए हैं। यहाँ से अब टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो घर से कुछ नहीं जाएगा, टारगेट हुआ तो पैसा एक्सटेंड होके मिल जाएगा। और दूसरा कौन सा गेल पूछा था? गेल में जो सपोर्ट था 167 का वो स्वीप किया है, 10-20 डे मूविंग एवरेज में आया है, खींच के 177 तक जा सकता है, बट एक बार प्रोबेबिलिटी है कि 159.50 आपको मिल सकता है। 159.50 के नीचे
₹5 नीचे जाए, ₹10 नीचे जाए, ₹15 नीचे जाए, 159 के नीचे जो भी प्राइस मिल रही है दैट इज डिस्काउंटेड प्राइस। लेके 2-3 साल के लिए एक्यूमुलेट करते हैं तो आराम से कम 250 और आइडियली 400 का प्राइस मिलना चाहिए। अ, एक सवाल हमें सुपर चैट पर मिला है शवन सिंह जी का। मंगलम वर्ल्ड वाइड आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट कंटिन्यूशन है या नहीं सर? अंशुल जी बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात? तो सवाल सुन के दिल खुश हो जाता है। अच्छा, चलिए वाह क्या बात है। चलिए हमारे दर्शक अब आपको देखिए आपकी स्माइल लौटाने लगे हैं। मैं टिप्सटर हूं नहीं सर, मैं आई बिलीव आई एम एन एजुकेटर हु कैन कंट्रीब्यूट। तो आप मुझसे कप एंड हैंडल सीखिए, फ्लैग पैटर्न सीखिए, मैं खुश रहूंगा। टिप्स शिप्स के चक्कर में फंसेंगे तो मैं भी दुखी रहूंगा। बिल्कुल 56 दिन का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है। एक बड़ी सेल ऑफ कैंडल 28 नवंबर को थी जिसमें 198 के 632% वॉल्यूम राइज से था, लेकिन उसका हाई क्रॉस होके क्लोज हुआ है कल के सेशन में। तो सेलर्स जितने थे लगभग उनका हाई निकल चुका है, यानी अब एब्जॉर्ब्ड है। कल अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनी है। 8 दिसंबर को 484% वॉल्यूम राइज था 2,28,000 शेयर का। तो आप मान के चलो कि लगभग 5 लाख शेयर पे ये ब्रेकआउट आया है एट 265। यहाँ पे आप 265 के अराउंड बाई कर सकते हैं। आपका एक्चुअल जो स्टॉप लॉस है वो ₹253.50 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा। अगर ये ब्रेकआउट वर्क करता है तो कम से कम ₹340 तो कहीं नहीं जा रहा है, और ठीक ठाक चला तो 399 तक खींच देगा। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं खींच दूं ताकि आप, अगर ये फिशर मेडिकल जैसा निकला तो आप बर्बाद ना हो जाएं, अगर ये सीजी शिपिंग जैसा निकला तो आप मोटा पैसा कमा लें। इसमें डिफरेंस कहाँ आता है? आपकी रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का। तो मैं बेस वही मान लेता हूँ कि 1 लाख की कैपिटल वाले के लिए अगर 272 में खरीद रहा है, 253 का स्टॉप लॉस है, मान लीजिए कि थोड़ा सा वो आता है, स्लिपेज आता है, ₹250 पकड़ लेता हूँ तो ₹22। 1 लाख रुपए आपके पास है तो 1,000 की आप रिस्क लेंगे। 1% ऑफ योर कैपिटल एट रिस्क इज 1,000 डिवाइड बाई ₹22, यानी 45 क्वांटिटी ही खरीदना है, 250 का स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, तब स्टॉक में ट्रेड करना है। नहीं तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर बनेंगे, 12 साल का वनवास मिलेगा। और अगर ये ठीक चलता है, पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट ठीक करते हैं, तो आप एक अच्छी आदत सीखेंगे आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट ट्रेड करने की। भले इसमें स्टॉप लॉस कट जाए, अगले 10 स्टॉक जब आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट प्ले करेंगे उसमें से 5 या 6 भी चल गए और 5-6 नहीं चले तो भी आप नेट प्रॉफिटेबल होंगे। बिल्कुल ठीक है सर। एक सवाल और है, इनका हिकाल में काफ़ी बाइंग आई है, क्या ये बॉटम आउट हो चुका है या इसको शॉर्ट टर्म बाय के तौर पर देख सकते हैं? सर आई वुड से कि जिनका भी सवाल है हिकाल का एक बार डेली चार्ट खोल के देखिए, नीचे वॉल्यूम लगा के। 2023 में बार बार लोअर लेवल से ऐसी बाइंग आती थी लेकिन स्टॉक चलता नहीं था। इवेंचुअली 9 महीना बेस बनाने के बाद चला था, और अभी बेस बनने में केवल 3 दिसंबर से हल्की हल्की इंडिकेशन आई है कि बेस बनना चालू हुआ है। तो प्रीएम्प्ट मत कीजिए, करना भी है तो कम से कम 262 निकलने दीजिए, तब कुछ बाई कीजिएगा। और जल्दी से 15-20 रुपए लेके निकल भी लीजिएगा, बहुत लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला नहीं है। 262 निकला तो 20 रुपए देगा, नहीं निकला तो इसी रेंज में अभी लंबा कंसोलिडेशन करेगा, बेस बनाएगा। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में ₹450 से गिरते गिरते 218 आया है, तो जिसकी हम ओवरहेड सप्लाई की बात करते हैं। अब इसको YTD कर दीजिए, चार्ट को YTD, 6 मंथ्स के बाजू में जो YTD है, वाईटीडी कर दीजिए चार्ट ये को। लेफ्ट में जो ओवरहेड सप्लाई आपको दिखेगी ये ऊपर जाने में बहुत बाधित करेगी। तो इस लोअर बेस पे कोई भी ब्रेकआउट प्ले करना बहुत अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सुपर चैट मिली है हमें मिस्टर आदित्य नाहटा जी की। पीसीजे पर हम बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। आज हमारा जो सेगमेंट है स्टॉक एक्सरे, उसमें हम आपको पीसीजे पर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। युगार्ड शुगर, इस पर सवाल है सर, इन्होंने 41 रुपये 81 पैसे के 3,000 शेयर लिए हुए हैं। अंशुल भाई, पिछले 2-3 दिन से शुगर शेयरों में मूव आ रहा है। खबर आई है कि कुछ एक बड़े इन्वेस्टर्स ने शुगर शेयरों में माल उठाया है। अभी आप बताओ कि क्या लग रहा है सर युगार्ड शुगर में? तो देखिए, शुगर स्टॉक्स के साथ सब में वही दिक्कत आती है।
लगभग सभी में, जैसे वो हो गया 4 रुपए 10 पैसे में जाके अटक जाता है। कल हमने राजश्री शुगर डिस्कस किया, ये भी चला लेकिन जाके अटक गया। अब देखिए कल बड़े वॉल्यूम पे था, आज पुल बैक देने लगा। सेम इज विद उगर शुगर, वन डे वंडर्स होके निकल जा रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास आके एकदम से हवा बंद हो जाती है इनकी। तो आई वुड वेट, मैं थोड़ा सा और स्ट्रक्चर चेंज होने का वेट करूंगा। तीनों चारों स्टॉक्स अच्छे डेवलप हो रहे हैं, बट थोड़ा सा और बेस डेवलप हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। उसके पहले मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। हाँ, राइट साइड में जो वॉल्यूम्स आए हैं बहुत एंकरेजिंग है, बट लोकेशन बहुत खराब है, तो मैं वेट करूंगा। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर पीएनबी, ओम प्रकाश जी का सवाल है, पीएनबी सर 2 साल का व्यू क्या रखना चाहिए? चल, मैं अगर 2 साल के लिए रखता ना, मैं पीएनबी से ज्यादा अच्छा मैं इंडसेंड में ही रिस्क ले लेता। अगर मतलब रिस्क ऑफ रूइन इंडसेंड में सबसे ज्यादा है, एक्सिस में उससे कम है, आईसीआईसीआई में उससे कम है, एचडीएफसी में उससे कम है, बट रिवॉर्ड के तौर पे इंडसेंड में सबसे ज्यादा है, एक्सिस में उससे कम है, आईसीआईसीआई में उससे कम, एचडीएफसी में सबसे कम। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मेरे को लग रहा है कि बजट के बाद से एक सेलिंग आनी चाहिए, तो बजट तक की थोड़ी बहुत रैली हो सकती है, उसके बाद एक तगड़ी सेलिंग आ सकती है। पीएनबी भी 125-17 का रेजिस्टेंस फेल किया है। फिलहाल थोड़ा सा लिक्विडेशन है, लेकिन एग्रेसिव लिक्विडेशन नहीं है। 115 105 के सॉरी 115 108 की जोन तोड़ता है तो एग्रेसिव सेलिंग भी आ सकती है। तो मैं थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर बैंक के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंडेक्स भी लंबी 7200 पे जहां हमने ब्रेकआउट प्ले किया था, लंबी रैली ले चुका है, तो और उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो लेगार्ड मान के चल रहा हूँ। तो मेरा पब्लिक सेक्टर में इतना इंटरेस्ट नहीं है। 2 साल के लिए आज से मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रहना पसंद करूंगा। ठीक है, पूनम पाल जी का सवाल है, एम फाइनेंस में फ्रेश एंट्री लेवल क्या होंगे सर? एम एंड एम फाइनेंस में फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, अभी नहीं करना चाहिए। कल भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज किया है, आज हालांकि रिवर्सल कर दिया है। तो अब चॉपी एनवायरनमेंट में या तो 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप होके चलेगा, या फिर 316 आएगा। दो में से क्या होगा समय बताएगा। तो फ्रेश एंट्री तभी कीजिए या तो 316 के आसपास आके बुलिश एविडेंस दे, या 50 मूविंग एवरेज कैचअप करके बुलिश एविडेंस दे। दोनों में कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगने चाहिए। तो होल्ड योर हॉर्सेस, जल्दी मत कीजिए, अति उत्साह में कूदिए मत, वेट कीजिए पेशेंसली, राइट टाइम पे लेंगे तो फटाफट मोमेंटम मिलेगा। सुशील जी का सवाल है, हमारे हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, टाटा एलेक्साई, इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है? 2800 और 2200 और नीचे। अरे ये वैसे अंशुल भाई बहुत ही ख़राब शेयर रहा पिछले 1 साल में। अगर आईटी शेयरों में भी बात करें तो इतना ख़राब परफॉर्मेंस शायद ही किसी शेयर ने दिया हो। क्या ये लेवल सही सोच रहे हैं 2800 2200 वाले? तो देखिए इसमें टाटा एलेक्साई में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट 8600 के पास कंफर्म हुआ था। 5600 जिसका प्राइमरी टारगेट था, और एक्सीड करते हुए 4646 का लो बना था। पुल बैक आया और अब वो पुल बैक फिजल आउट हो रहा है। तो अगला इमीडिएट जो स्विंग लो बनता है 3973, और आइडियली इसको आना चाहिए 2689, और 2689 से लेके 2425, 2689 2425 ये मेजर सपोर्ट है। और बाइंग क्लाइमेक्स का जो फ्लैश है वो यहाँ तक आना चाहिए। धीरे धीरे आए, पुल बैक लेके आए, एक हल्की डाउन ट्रेंडिंग मूव में आए, या पुल बैक लेके वर्टिकल ट्रेंड जैसे वर्टिकल मूव में आए, जैसे भी आए ऑलमोस्ट सिमिलर। ट्रेंड का चार्ट, इसका चार्ट आजू बाजू, डिक्सन ट्रेंड और इसका चार्ट आजू बाजू लगा लीजिए। ट्रेंड अपना कंप्लीट कर चुका है, डिक्सन राह पे चल रहा है, इंडिगो अपना कंप्लीट कर चुका है, टाटा एलेक्साई उस राह पे चल रहा है।